हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है और जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो सीटेट से रिलेटेड हो, या फिर जितने भी जीएस के पोर्शन में अगर हमारे क्लास 10th की इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं और कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उनमें और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं ये हमारा आज का लेक्चर। मैं छोटे छोटे लेक्चर्स के थ्रू आपके सभी टॉपिक्स को कवर करूंगा इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं। मैं एनसीईआरटी को रेफरेंस मान करके उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये टर्म इलेक्ट्रिसिटी आता है तो हमको इसमें ये देखना रहता है कि ये टर्म आया कहाँ से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, किस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर देखें तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम लोग कन्वीनियंट तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एक कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम इजी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ ये चीज यूज की जाती है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ कहाँ यूज होती है। अगर हम नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन देखें, ये जो क्वेश्चन उठा है कि इलेक्ट्रिसिटी यूज कहाँ होती है, किस लिए इलेक्ट्रिसिटी टर्म को पढ़ने की जरूरत पड़ी, कौन कौन सी चीजें हैं जो इस टर्म को एक्सप्लेन कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी यूजेस कहाँ कहाँ हमको पड़ती है। तो अगर होम में देखें तो हमको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है कि नहीं, किसकी जरूरत पड़ती है। भाई यहाँ पे हमको फैन चलाना है। ठीक है, ठीक है, एसी चलानी है, एसो ऑन, जितने भी अप्लायंसेस हैं, ये सारे अप्लायंसेस ये सब किसके थ्रू चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलते हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी का यूज करके हम इन अप्लायंसेस को यूज करते हैं। ठीक है, तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्या ये पॉसिबल है कि हम इन सारे अप्लायंसेस को यूज कर सकें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमको यही समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिस एनर्जी का यूज करके हम अपने घरों में या फिर स्कूल में, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, तो हर जगह पे हमारे इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। चाहे वो ट्रेन चलती है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके चलती है। हाँ, ऐसा है कि हम जनरेटर का यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो एक तरीके से ये हम देख सकते हैं कि जनरेटर का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमको ये देखने के लिए मिला कि ये सारे अप्लायंसेस वर्क करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, और इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी टर्म को समझने के लिए पहले हमको इलेक्ट्रिक सर्किट समझना पड़ेगा कि ये फैन वर्क कर रहा है या फिर हमारा बल्ब जो है वो अगर वर्क कर रहा है तो किस तरीके से वो वर्क कर रहा है। ठीक है, उन सभी चीजों को हमको समझना है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को अब हम समझेंगे, कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, कुछ सिंबल्स हैं, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उन सिंबल्स का यूज करके हम समझेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से सिंबल कहाँ यूज किए जाते हैं और किस अप्लायंसेस को वो सारे सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा सेल, तो अगर हमको सेल को रिप्रेजेंट करना है, ठीक, सेल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो सेल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो छोटा वाला पोर्शन है ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ठीक, सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यही जानते हैं हम कि सेल को अगर हम एक सेल से ज़्यादा कर दें तो वो बैटरी का काम करेगा। सेल को कंबाइन करके हम बैटरी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने तीन सेल को कंबाइन करके बैटरी बनाई है।
बैटरी बनाएंगे। ऐसे ही ये नेगेटिव टर्मिनल होगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। बड़ा वाला साइड जो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बैटरी हो गया। इसके बाद हम स्विच किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, स्विच को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है ये हमारी ओपन स्विच है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बीच में हम डॉट लगा देंगे तो इसका मतलब होगा कि ये स्विच जो है हमारी क्या है, क्लोज है। तो ये हो गई ओपन, ये है क्लोज। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्विच को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, स्विच को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस के बाद जो है एमीटर हो गया। तो एमीटर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक पॉजिटिव साइड होगा, एक नेगेटिव साइड होगा। वोल्ट मीटर भी सेम इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। एक पॉजिटिव साइड होगा, एक नेगेटिव साइड होगा। ये एक वायर जा रही है, ये वायर ए, ये वायर हमारी कौन सी है, बी। और यहाँ पे दोनों ज्वाइंट है, ठीक। तो हम कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कुछ सिंबल थे जिन सिंबल्स का यूज करके हम सर्किट का फॉर्मेशन करेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं कि सर्किट किस तरीके से बनता है, और उस सर्किट के हेल्प से हम यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसको समझेंगे। मैंने ये इलेक्ट्रिक सर्किट आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। और आइए अब एक एक टर्म समझते हैं कि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रिक सर्किट से हम समझेंगे क्या आगे। ये सिंबल जो है हम लोगों ने देखा था कि बैटरी का है, ठीक। बैटरी का काम क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना अक्रॉस द सर्किट, जिससे कि चार्ज फ्लो करे और इलेक्ट्रिक करंट के टर्म को हम समझ पाए, और बल्ब जो है वो ग्लो करे, जलना स्टार्ट करते। ये जो है ये हमारा एमीटर है टू मेजर करंट, कि कितने अमाउंट का करंट हमारा यूज हो रहा है, या फिर कितने अमाउंट का करंट इसमें फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। इसको मेजर करने का काम ये एमीटर करेगा। ये स्विच है, फिलहाल ये जो स्विच है ये ओपन स्विच है। और इसको अगर हम बीच में ऐसे डॉट रख देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये स्विच क्लोज है, ठीक। ये हमारा क्या है, बल्ब है। ये सारे जो चीजें यूज की गई हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जैसे बल्ब हो गया, एमीटर हो गया, ठीक है, बैटरी हो गया, ये जो भी चीजें यहाँ पे यूज्ड हैं, इन सभी चीजों को कंबाइन करके हम एक सर्किट का फॉर्मेशन करते हैं। और उस सर्किट के थ्रू ही ये अप्लायंसेस क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जैसे अगर बल्ब को जलना है तो हम स्विच ऑन करेंगे, जिससे कि ये जो सर्किट हो जाएगी वो कंप्लीट हो जाएगी, पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए जनरेट हो जाएगा, जिसके हेल्प से ये बल्ब क्या करेगा, जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज क्यों पड़ा, जितने भी अप्लायंसेस हैं हमारे पास, उन अप्लायंसेस को प्रॉपर वर्क कराने के लिए एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी टूल्स यूज हो रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हैं, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो कि हम किस तरीके से समझ सकते हैं, केवल सर्किट की हेल्प से समझ सकते हैं। एक क्लोज सर्किट या फिर क्लोज पाथ अगर हम प्रोवाइड करेंगे हमारे इस चार्ज के फ्लो के लिए, जैसे ये हमारा चार्ज, तो इस चार्ज के फ्लो के लिए एक क्लोज पाथ हमको जनरेट करना पड़ेगा, जिसके हेल्प से बल्ब फ्लो करेगा। इस बल्ब की जगह पे और भी कोई अप्लायंसेस हो सकता है, फैन हो सकता है, कूलर हो सकता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट किस लिए यूज होता है। अब हम आगे चलते हैं, और और कुछ टर्म्स हैं जिसको समझते हैं। मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि फ्लो ऑफ चार्ज हमारे इस क्लोज पाथ में होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के क्लोज पाथ में फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, ठीक। ये चार्ज टर्म आया कहाँ से, इस चार्ज टर्म का यूज क्या है हमारे इलेक्ट्रिसिटी में, क्यों हम इसको पढ़ेंगे। तो आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि आप आसानी से इसको समझ सकें। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है,
या फिर यूनिट जिसमें हम चार्ज को मेजर करेंगे वो क्या होती है? कूलम। ठीक, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी एक बॉडी में नेगेटिव चार्ज होने की वजह। जैसे किसी एक बॉडी में अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हैं इस बॉडी में। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आया कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्यों एक्वायर करती है। अब देखा जाए कि यहाँ पे इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? लैक ऑफ प्रोटॉन। ठीक, प्रोटॉन की कमी है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की कमी है, इसी की वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे क्या है? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन की लैक मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो कम होंगे, तो इसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आएगी। अब हम देखेंगे कि चार्ज में जो अमाउंट होता है, जैसे कि कोई एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन है उस पे अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक फॉर्मूला का डेरिवेशन। डेरिवेशन नहीं कह सकते, एक तरीके से कह सकते हैं हम, एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, जहाँ से हम जो ये चार्ज है इसका अमाउंट फाइंड करते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ चार्ज कोई एक बॉडी कंटेन करेगा। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनमें नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का नेगेटिव चार्ज होता है। फिर जो प्रोटॉन होते हैं अगर हम उनको देखें, उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है सेम अमाउंट का, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन में और एक प्रोटॉन में चार्ज सेम होते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज, बस क्वांटिटी में जो सिंबल होता है वो अलग हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ये वो नेगेटिव होता है इसकी वजह से माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का साइन आएगा। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अगर हमको दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें कितने चार्ज प्रेजेंट होंगे? उसमें चार्ज प्रेजेंट होंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। ठीक, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन में इतने अमाउंट का चार्ज है तो अगर n इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, मतलब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, ये n जो है वो ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने का मतलब है कि कभी भी चार्ज ट्रांसफर या फिर गेन जो भी होता है वो पूरा पूरा होता है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 1 प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, या फिर एक चार्ज जाएगा, या फिर 2 जाएगा, या फिर 3 जाएगा, मतलब
पूरे पूरे ट्रांसफर होंगे। कभी भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि 1.5 ये चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे पास हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा जो चार्ज होंगे वो होल नंबर 1 2 3 4 कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे। तो अगर हम n इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कि n इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है वो कितना होगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को, ठीक। और यहाँ पे नेगेटिव सिंबल आएगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो ये देखा जाए कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की जगह पे हम क्या ई लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के सिंबल हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर प्लस है तो प्रोटॉन और नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन। तो अगर केवल हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस माइनस, ठीक है। तो दोनों के चार्ज आ सकते हैं, अगर प्लस आता है तो प्रोटॉन के चार्ज, जबकि हम देखते हैं कि अमाउंट तो सेम ही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन ई, और यहाँ पे प्लस माइनस का भी सिंबल हम यूज करेंगे, जिससे कि हमको ये पता लगे कि चार्ज जो होगा वो दोनों का हो सकता है, चाहे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ सकता है या फिर प्रोटॉन का चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो ये जो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई है, जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E जो है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, और Q जो है वो अमाउंट ऑफ चार्ज है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है। यहाँ नंबर की बात नहीं होती है, यहाँ अमाउंट की बात हो रही है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन की हेल्प से हम अमाउंट ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी पे। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लेकर के समझना चाहें तो हम बेहतर तरीके से समझेंगे। चलो, अगर हमसे कहा जाए कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन में कितने अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये नंबर है कि 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इन 2 इलेक्ट्रॉन में कितने अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट होगा वो हमको फाइंड करना है। तो नॉर्मली हम क्या क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ई के साथ। ई की वैल्यू अगर हम रखें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आ जाएगी क्यू की वैल्यू। तो ये क्या हो गया हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक। ये हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज। कैसे, जैसे अगर हमको दिया है Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको फाइंड करने हैं और अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब इस Q की वैल्यू दी है और हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो n इज इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे, Q डिवाइडेड बाई E, Q से E को डिवाइड कर देंगे। या फिर E की वैल्यू जब भी निकालनी होगी हमको, तो E तो हमको ये हम जानते ही हैं कि E में हमेशा जो चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होगा। तो जब भी हमको क्वांटिटी फाइंड करने के लिए देगा, या तो Q की वैल्यू दे देगा कि अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड करो, या फिर N की वैल्यू दे देगा कि नंबर ऑफ चार्ज फाइंड करो, कर सकते हैं। तो आप दो फॉर्मूला यूज कर लीजिए, पहला ये Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये पहला फॉर्मूला यूज करके आप Q की वैल्यू निकालेंगे, और N इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई E, इस फॉर्मूले का यूज करके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि कितने नंबर है। यहाँ से नंबर निकलेगा, यहाँ से अमाउंट निकलेगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ लिया, ठीक, कि चार्ज होता क्या है, बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों रखती है, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर कैसे होते हैं, हमने देखा कि चार्ज हमेशा होल नंबर पे ट्रांसफर होते हैं, मतलब कभी फ्रैक्शन में, जैसे 1.5 या फिर 2.5, ऐसे फ्रैक्शन में कभी चार्ज किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होंगे।
अगर चार्ज हमारा ट्रांसफर होता है तो वो हमेशा होल नंबर में ट्रांसफर होता है या फिर पूरा पूरा ट्रांसफर होता है, जैसे 1 ट्रांसफर होगा, 2 ट्रांसफर होगा, 3 ट्रांसफर होगा। तो ये आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चार्ज के कॉन्सेप्ट में, ये ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज हमारे एक इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट रहता है या फिर एक प्रोटॉन में प्रेजेंट रहता है। सिंबल हमको बताएगा कि वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है या फिर प्रोटॉन की बात कर रहा है। प्रोटॉन की बात करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो नेगेटिव चार्ज का यूज करेगा। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किस तरीके से हम लोग उसका यूज करेंगे। चलिए अब जल्दी से इलेक्ट्रिक करंट को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है वो आई होता है। हम इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करेंगे किसमें, एम्पियर में, जिसका सिंबल होता है हमारा ए, कैपिटल ए। तो ये यूनिट हो गई, यूनिट टू मेजर आई, विच इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की यूनिट, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई टी। अब ये आया कैसे, ये हम देखते हैं, ठीक। चार्ज से तो आप फैमिलियर हैं कि चार्ज होता क्या है। अब हम देखते हैं एक वायर है, इस वायर को अगर हम थोड़ा जूम इन करें तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, ठीक है। इस वायर से जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे या फिर जो चार्ज है वो फ्लो कर रहे होंगे, यहाँ से इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से बाहर निकले होंगे। ये जो है ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। तो द अमाउंट ऑफ अ चार्ज flow or passes through a cross section area of a conductor at a specific duration of time or at a t time, which gives us a quantity that is called electric current। कि जो नेट चार्ज Q है, ठीक है, इसमें मानो कि जो नेट चार्ज Q है वो जो है एक क्रॉस सेक्शन एरिया से, इस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहा है, और टाइम कितना ले रहा है, टी टाइम ले रहा है, ठीक ना। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो ये जो रेट होगा कि ये चार्ज जो है वो कितने मिनट में या फिर कितने समय में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहा है, इन्हीं दो क्वांटिटी का, एक नेट चार्ज का और एक टाइम टी का रेशियो जो है वो हमको क्या देता है, इलेक्ट्रिक करंट देता है। इस वजह से आया क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करता है। किस तरीके से डिफाइन करता है, क्यू अमाउंट ऑफ एन चार्ज फ्लो कर रहा है, पास कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन एरिया से। ये क्रॉस सेक्शन एरिया किसका है, कंडक्टर का है या फिर वायर का है। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जब पास होगा ये इलेक्ट्रॉन, और वो कितना समय लेता है, उन दोनों के रेशियो को हम इलेक्ट्रिक करंट आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां से हमको ये फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू आई टी मिलता है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ये होगी एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करें। चार्ज की यूनिट तो आप जानते ही हैं, कूलम होती है, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। तो यहाँ से अगर हम एक एम्पियर को डिफाइन करना है, चाहे कि 1 एम्पियर कितना होता है, तो 1 एम्पियर होगा, उसका मतलब होगा कि जब 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through a cross section area of a conductor at 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करेगा कंडक्टर के, वो 1 एम्पियर के इक्वल होगा, ठीक। हम यहाँ से इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड।
ठीक, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जब पास करेगा 1 कूलम चार्ज, और कितने देर में, 1 सेकेंड में, वो कितने अमाउंट का करंट देगा, 1 एम्पियर का करंट हमको देखने के लिए वहां पे मिलेगा। हम एमीटर में, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, वहां पे लिखेंगे कि 1 एम्पियर करंट मेजर किया गया जब 1 यूनिट कूलम, मतलब 1 कूलम 1 सेकेंड में पास करेगा इस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर से। तो आप तो समझ गए होंगे कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फ्लो ऑफ चार्ज है क्या। इस फ्लो ऑफ चार्ज से हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल है कि रेशियो है हमारे अमाउंट ऑफ चार्ज का और टाइम का, कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने समय में फ्लो हो रहा है, ये क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक करंट को। और कहाँ से फ्लो हो रहा है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो 1 एम्पियर का करंट इस क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करेगा। ठीक, तो कुछ की पॉइंट है छोटे छोटे इंपॉर्टेंट, आइए जल्दी जल्दी उसको भी देख लेते हैं। और आज का वीडियो हम क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे। जैसे ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है किसका, वायर का, या फिर नॉर्मल कह दो कि ये क्या है, कंडक्टर। ठीक, इस कंडक्टर से जो चार्ज है वो फ्लो करते हैं, और यही चार्ज जो होते हैं जब फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक करंट हम एम्पियर में मेजर करते हैं हमारे एमीटर में। तो जो करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है, ऐसे लिख लो, इजी लगेगा समझने में। तो जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, इस चार्ज के डायरेक्शन से, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। करंट जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के विपरीत दिशा में चलेंगे। ठीक है ना, करंट का फ्लो जो होगा वो विपरीत दिशा में होगा। किसके विपरीत दिशा में होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, अगर प्रोटॉन की हम बात करेंगे तो जैसे पॉजिटिव अगर ये लेते हैं तो पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं, उनमें चार्ज पॉजिटिव होता है। तो अगर प्रोटॉन का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, प्रोटॉन का डायरेक्शन क्या है, इधर है, इस डायरेक्शन में ऐसे प्रोटॉन का है, इस डायरेक्शन में प्रोटॉन मूव कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। मतलब कि अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा करंट भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। यहां पे लिख लो सेम डायरेक्शन। बार बोर्ड में पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या फिर प्रोटॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे देगा और तुमसे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछ लेगा। तो अगर प्रोटॉन की बात करेगा तो पॉजिटिव चार्ज है, और ये प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करेगा। तो यहाँ से लिख लो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ कर लो अपोजिट। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये फ्लो ऑफ करंट हो गया कि करंट किस तरीके से फ्लो करता है चार्ज के रिस्पेक्ट में। ठीक,